हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज की अपडेट क्या है? अपडेट है वर्ल्ड वार 3। ऐसा मैंने क्यों बोला आप लोगों को आगे बताऊंगा। क्यों पूरा का पूरा विश्व इस समय बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और क्यों 800 लोग भाग चुके हैं, कहां से भागे हैं, क्यों भागे हैं, सारी अपडेट देंगे एक एक करके आप लोग को। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो यूट्यूब के पेज पर जाकर वहाँ पर सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या चाहे टेलीग्राम, सभी के दिए होते हैं, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है पूरा का पूरा विश्व इस समय बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। क्यों ऐसे मैंने बोला, जैसे एक एक करके चलते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है ये रसिया है जो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है, विश्व का सबसे बड़ा देश है और रसिया इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री। और देखा जाए इस समय रसिया पूरी तरह से फंसा हुआ है यूक्रेन वार में। यूक्रेन में इस समय इसका युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में इस समय पूरी तरह से फंसा हुआ है और रसिया ने इस समय इजराइल को लेकर तंज भी कसा है कि वो पब्लिक पर बम बरसा रहा है। और साथ के साथ ये भी बोला है कि हम लोग पब्लिक पर बम नहीं बरसा रहे, हम लोग कहां पर, खाली स्थानों पर बम बरसा रहे हैं। अर्थात रूस ने सीधे सीधे बोला है इजराइल के लिए, लेकिन खुद के लिए वो कोई ऐसा रूल फॉलो नहीं कर रहा। जबकि सबको पता है कि इजराइल ने जो किया गाजे के अंदर वो भी सबको पता है और रूस इस समय क्या कर रहा है यूक्रेन के अंदर ये भी सबको पता है। लेकिन रूस ने सीधे सीधे किस पर तंच मारा है? इजराइल पर तंच मारा है। जैसे कि मैंने पीछे ही आप लोगों को बताया था कि G7 यानी G7 समिट हुई थी अभी इटली के अंदर, जो 15 तारीख को इस समय समाप्त हो चुकी है। तो वहां पर यूक्रेन के जेलेंस्की गए हुए थे, तो उनको G7 जो समिट हुई थी सभी ने एग्री किया कि हाँ भाई इनको लोन दिया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा $50 बिलियन का, वो भी किसके खिलाफ? रसिया के खिलाफ, यानी अगेंस्ट रसिया। और ये जो पैसा दिया जाएगा, ये पैसा जो यूक्रेन को दिया जाएगा $50 बिलियन, ये खुद यूरोपियन यूनियन या G7 समिट वालों का नहीं था, ये किसका है? ये खुद रसिया का ही है। और ये रसिया का पैसा लोन के तौर पर यूक्रेन को दिया जा रहा है अगेंस्ट रसिया। आप इसका समझ सकते हो ऐसा क्यों, और यूरोपियन यूनियन के पास इतना पैसा आया कहां से? रसिया का। तो मैं बता देता हूं, जो रसिया है, जो और भी बहुत सारे कंट्री हैं, ना केवल रसिया, जैसे भारत ने भी अपना पैसा यूके में जमा किया हुआ था, हालांकि भारत ने इस समय मंगवा लिया है, लेकिन रसिया ने भी जमा किया हुआ था अपनी सेफ मनी यूरोपियन यूनियन के पास में, उनके बैंकों में। अब जैसे ही रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो उन्होंने क्या काम किया? रसिया का सारा पैसा फ्रीज कर लिया। और जब सारा का सारा पैसा फ्रीज कर लिया और रसिया को नहीं मिल पाया, अब वही पैसा अब लोन के तौर पर यूक्रेन को दिया जा रहा है। इस बात पर रसिया गुस्सा हो गया। तो पुतिन ने सीधे सीधे बोला है यार ये तो जो यूरोपियन यूनियन है, पश्चिमी देश है, तो पूरी तरह से चोर है, ये तो एक तरह की चोरी है, जो रसिया की एसेट्स हो उसको दिया जा रही है, तो चीज़ गलत है। अब देखा जाए जो जेलेंस्की है वो दुनिया भर में घूम रहे हैं, यूक्रेन पीस समिट में जा रहे हैं, कभी G7 समिट में जा रहे हैं, वो क्या सपोर्ट गेन कर रहे हैं, सपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं पूरे विश्व का धीरे धीरे रसिया के खिलाफ। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो चाइना है, तो चाइना ताइवान पर अपना हक जमाता है और ताइवान को पूरी तरह से इसने अभी कवर कर लिया था, अभी घेर लिया था। किस चीज़ के लिए? कि यार हम तो यहाँ पर मिलिट्री अभ्यास कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। जबकि सबको पता है कि वो मिलिट्री ड्रिल नहीं कर रहा था। जब भी ताइवान, चाइना, ये दोनों आमने सामने आते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ताइवान जब भी यूएस के पास चला जाता है या यूएस के ज़्यादा नज़दीक आने की कोशिश करता है तो चाइना क्या हो जाता है? इससे बिदक जाता है, चिढ़ जाता है। और जो चिढ़ जाता है तो इस प्रकार की हरकत कुछ ना कुछ करता रहता है। सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए, ये ऊपर चाइना हो गया और ये वाला जो हिस्सा ये साउथ चाइना सी है, और ये जो आप पूरा का पूरा कवर देख रहे हो हल्के से पिंक कलर में, इस पर चाइना पूरी तरह से अपना दावा करता है यार ये हमारा हिस्सा है। जबकि ताइवान पूरा कवर किया हुआ है इसने, क्योंकि ताइवान खुद को अपना फ्री कंट्री मारता है, इंडिपेंडेंट कंट्री मारता है, जबकि चाइना बोलता है ये ताइवान हमारा ही हिस्सा है, वन नेशन के अंतर्गत इसको ही मानता है। अब खुद देख सकते हो जो चाइना है ताइवान से नहीं बनती, चाइना की वियतनाम से नहीं बनती, क्योंकि वियतनाम को भी का जो कोस्ट एरिया उसको भी अपना मानता है, ब्रुनेई हो चाहे फिलीपींस हो। यानी चाइना पूरी तरह से इन देशों पर भी अपना दावा करता है कि ये जो क्षेत्र है ये हमारा ही क्षेत्र है, पूरा साउथ चाइना उसी का क्षेत्र है, ये चाइना बोलता है। तो इन देशों से भी चाइना की नहीं बनती। तो ये हिस्सा भी देखा जाए कब युद्ध में तब्दील हो जाए कुछ नहीं पता। चाइना देखा जाए जापान पर भी अपना हक बनता है, क्योंकि जापान के अंदर एक द्वीप है सेनकाकू द्वीप, उस सेनकाकू द्वीप पर अपना दावा ठोकता है चाइना। और चाइना ठोकता है, अभी हाल ही में चाइना ने उस द्वीप पर अपने कुछ लड़ाकू विमान, फाइटर ड्रोन भेज दिए थे वहां पर, जिस पर इस पर ऑब्जेक्शन भी उठाया था जापान वालों ने। अब यदि देखा जाए इंडिया को देखो, इंडिया और पाकिस्तान में नहीं बनती। इंडिया और पाकिस्तान में किस चीज को लेकर विवाद? POK यानी जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद है। अब इन दोनों के बीच में कभी भी युद्ध हो सकता है POK को लेकर, क्योंकि अब देखा जाए POK
खुद बोल रहे हैं कि हमें तो इंडिया के अंदर शामिल हो रहा है, हमें तो इंडिया के अंदर शामिल कर दो। तो यहाँ पर भी देखा जाए कब युद्ध होना शुरू हो जाए, कब युद्ध ना हो, कुछ नहीं कह सकते। और इधर देखा जाए, इधर कौन आता है, चाइना आता है। अब ये जो चाइना वाला हिस्सा है, खुद भारत की चाइना से नहीं बनती है इतनी। भारत और चाइना के विवाद में मोस्टली जगह को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद है, चाहे जम्मू कश्मीर को अक्सर चीन को लेकर हो या अरुणाचल प्रदेश में लेकर तो विवाद है। वहीं देखा जाए यदि इजराइल को लिया जाए तो इजराइल और ईरान में आपस में 1 महीने पहले कन्फ्लिक्ट हुआ था, आपस में युद्ध हो गया था, दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई थी। ईरान ने क्या काम किया था, कुछ अपने सैनिक या कुछ बम इजराइल के अंदर छोड़ दिए थे, जिसके मध्य क्या हुआ था, दोनों के दोनों देशों के मध्य टकरार होना शुरू हो गए थे। फिर इजराइल ने उस पर उल्टा अटैक किया था, नहीं दोनों की सेना जो थी आमने सामने आ चुकी थी। अब देखा जाए जो फिलिस्तीन और गाजा, इन दोनों को, जो वेस्ट बैंक है और गाजा, इन दोनों को मिलाकर क्या होता है, फिलिस्तीन बनता है। और फिलिस्तीन के जो पीएम मोहम्मद मुस्तफ़ा, उन्होंने नरेंद्र मोदी यानी भारतीय पीएम को चिट्ठी लिखी है, यार यहाँ पर कुछ करवाओ, गाजा में जो चल रहा है उसको रुकवाओ। अगर नहीं रुका तो यहाँ पर धीरे धीरे पूरा गाजा तबाह हो जाएगा। आपने भी देखा होगा पूरी गाजा पट्टी को इस समय समतल बना दिया है इसराइल ने। अब लेटेस्ट खबर क्या है, आप ये चीज़ देखिए, जो बीबीसी की न्यूज़ है, यानी इसको काफ़ी न्यूज़पेपरों में कवर किया है। अब इसमें क्या बोला गया, जो इजराइल और लेबनान के मध्य युद्ध शुरू हो गए, तो हाउ इजराइल रॉकेट एमपीटी एट मेडिटेरियन विलेज इन लेबनान, यानी लेबनान के अंदर जो मेडिटेरियन सी है उसके आसपास के जितने भी गाँव हैं सबको धीरे धीरे खाली कराया जा रहा है, क्योंकि इजराइल ने वहां पर बड़े स्तर पर बॉम्बिंग की है, मिसाइलें दागी हैं। अब यहां पे देखा जाए इजराइल गाजा के अंदर अभी इजराइल के 8 सैनिक वहां पर मार दिए गए हैं। अब यहां पर ये चीज़ देखो, एक तो फिलिस्तीन के जो पीएम है वो चीज़ बोल रहे हैं कि यार यहाँ पे शांति समझौता करवाया जाए, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। और दूसरी तरफ हमास ने 8 इजरायली सोल्जरों को मार दिया है रफा के अंदर। तो देखा जाए तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो पाएगा कि शांति समझौता इस समय हो पाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, बीबीसी ने यहाँ पे ट्विटर पे भी पोस्ट किया है कि वाई 800 पीपल फेल्ड एट सन इसके मेडिटेरियन विलेज। तो मेडिटेरियन विलेज है, वहाँ पे धीरे धीरे छोड़ के जा रहे हैं, उस पूरे गाँव को खाली कर दिया गया। आप यहाँ पर देखिए, जो 800 लोग वहाँ पर छोड़ के गए हैं, ये वो विलेज है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर बताया जाता है। और देखा जाए वहाँ पर इजराइल की एक मिसाइल थी, वहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर सीधे सीधे बोलता है ही वाज डाउसिंग ए फायर एट ए हाउस, यानी एक हाउस पर फायर किया जाता है, उसको बुझाया जाता है। और लेकिन साइड में जो दूसरा पड़ोसी घर था वहाँ पर क्या हुआ, मिसाइल आ जाती है। तो धीरे धीरे लोग वहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं। और गाँव का नाम क्या है, अल्मा अल सवाब, जो कि देखा जाए 1 किलोमीटर दूर है किस चीज़ से, इजरायली बॉर्डर से। आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे, ये पूरा का पूरा तबाह कर दिया है वहाँ पर गाँव को इजराइल ने, इतनी ज़्यादा बॉम्बिंग की है। दूसरी तरफ देखा जाए तो 8 इजरायली सोल्जरों को मार दिया गया है रफा के अंदर जब ऑपरेशन किया जा रहा था। आईडीएफ ये बात बोलती है। लेकिन अब यहाँ पर भी एक चीज़ की प्रॉब्लम है, जो 8 सोल्जर मारे गए हैं उसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो 8 सोल्जर मारे गए हैं ये एक इंजीनियरिंग मटेरियल यानी इंजीनियर एक्सप्लोजिव था। यानी इजराइल बोल रहा है कि ये हमास के द्वारा नहीं मारा गया। लेकिन हमास यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमास सीधे सीधे बोला यार हमने खुद रॉकेट लॉन्च किया है, रॉकेट दागा है, आपकी जो बस्ताबंद गाड़ियाँ थी उस पर हमने खुद दागा है। यहाँ पर कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है हमास। अब नहीं लगता कोई ऐसा शांति समझौता हो पाएगा। अब गाजा के अंदर जो इस समय इजराइल कर रहा है, सबको पता है, पूरी गाजा पट्टी को समतल बना दिया गया है, बड़े स्तर पर बॉम्बिंग की जा रही है। गाजा पट्टी छोड़ो, गाजा पट्टी के साइड में जो रफा है, रफा बॉर्डर पर भी बहुत बॉम्बिंग की गई है, वहाँ पर भी एरिया को धीरे धीरे समतल बनाया जा रहा है। तो यदि देखा जाए कि भारत से दूर इजराइल है पश्चिम साइड में, अब ये जो इजराइल है, इजराइल के ऊपर कौन है, लेबनान है। अब लेबनान में भी एक आतंकी संगठन बैठा हुआ है जिसका नाम है हिजबुल्ला। अब ये जो हिजबुल्ला है ये क्या बोल रहे हैं कि आप लोग जो गाजा पट्टी में कर रहे हो वही इजराइल के ऊपर नॉर्थ साइड में हिजबुल्ला कर रहा है, धीरे धीरे बॉम्बिंग वहाँ पर कर रहा है। अब ये जो बॉम्बिंग कर रहा है यानी इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो देखा जाए पूरी तरह से इस चीज़ को समझा जाए, पूरा विश्व धीरे धीरे इस समय युद्ध की चपेट में आ रहा है, युद्ध की तब्दील में आ रहा है। कब वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देखा जाए जो भी अपडेट होगी आप लोग को बताया जाएगा। हमारी अपडेट फिलहाल यहीं तक थी। आप लोग को कैसी लगी जरूर बताना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।